जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज नौ वर्ष का पहला रविवार है, 3 जनवरी है और आज से मैं एक नई शुरुआत कर रही हूं और ये शुरुआत है झारखंड के साप्ताहिक करंट अफेयर्स का। अब मैं प्रत्येक रविवार को आप लोगों को झारखंड के साप्ताहिक करंट अफेयर्स के क्लास लिया करूंगी और इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना देती हूं जहां आपको आसानी से ये सारे क्लासेस मिल जाया करेंगे। आप धुरीना ऐप डाउनलोड कीजिए। धुरीना ऐप पर ई बुक में आपको ये सारे क्लासेस जो है वो पढ़ने मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर मैं इससे संबंधित कोई क्विज कराती हूँ तो आपको आपकी तैयारी जो है और भी बेहतर हो सके। तो आप टेलीग्राम का जो मेरा क्विज ग्रुप है स्टडी विद स्मृति क्विज टाइम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारी चीजों का मैं डिटेल में आपको दे दूंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है ये कोरवा भाषा से संबंधित है। कोरवा भाषा जो कि झारखंड की एक विलुप्त होती हुई भाषा है और कोरवा जनजाति जो झारखंड की एक विलुप्त होती हुई जनजाति है और इनके सभ्यता संस्कृति इनकी भाषा इस जाति को संभाल करके रखना आज के समय में ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस बीच में कोरवा भाषा शब्दकोश की रचना की गई है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और ये किसने किया है? तो ये किया है हीरामन कोरवा ने। अब थोड़ा हम लोग हीरामन कोरवा के बारे में और इससे संबंधित कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों को जाने, ताकि प्रश्न अगर कहीं से भी पूछ दिया जाए तो इसके आंसर करने में आप सक्षम हो। देखिए, ये जो हीरामन कोरवा है वो गढ़वा जिला के रंका अनुमंडल के सिंजो गांव के ये निवासी हैं और ये एक पारा शिक्षक है। पारा शिक्षक होते हुए इन्होंने अपने 12 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद ये 50 पेज का इन्होंने कोरवा शब्दकोश की, कोरवा भाषा शब्दकोश की इन्होंने रचना की। और इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में इनकी बहुत अधिक सराहना की, इनके कार्यों की सराहना की है। और इससे क्या होगा ना, ये जो आई है शब्दकोश, कोरवा भाषा शब्दकोश, तो ये जो विलुप्त होती हुई जो प्रजाति है उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को बचा कर रखने में बहुत ही सहायता करने वाली है। तो हीरामन कोरबा जो है ये एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं जो कि झारखंड के कोरवा जनजाति जो है, आदिम जनजाति, उनको बचा के रखने में इनका बहुत ही बड़ा सहयोग हो रहा है। अब अगला जो प्रश्न है वो है महिलाओं और नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा के लिए कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है? तो नाबालिग बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड में 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट का? तो 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है कि राज्य के कितने अनुसूचित जाति के छात्रों को मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा? कौन सा योजना है? तो ये है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा। कौन सा योजना है? तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति लाभ योजना। मैंने इसके पहले क्लास लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि झारखंड सरकार के नए सरकार जो आई है, हेमंत सोरेन की सरकार जो है, उसके 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्होंने कुछ योजनाओं के बारे में बताया। तो इससे संबंधित मैंने आपको क्लासेस मैंने ले लिया है। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, तो इस योजना के अंतर्गत कितने अनुसूचित जाति के छात्रों को ये इसका लाभ मिलेगा? अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिलेगा। यहाँ पर गलती से लिखा गया है अनुसूचित जाति, यहाँ जनजाति होगा। तो ये कितने होंगे बच्चे? तो ये हो जाएंगे 10 बच्चों को इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। मरांग गोम के परदेशीय छात्रवृत्ति, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना। तो कितने बच्चों को? तो 10 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। अब थोड़ा हम लोग इसके डिटेल को जानते हैं। तो देखिए, झारखंड के युवाओं को, जो झारखंड के युवा हैं, उनको विश्व स्तरीय शिक्षा देने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा मरांग गोम के जयपाल सिंह पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 संचालित की जाएगी। और इस योजना के तहत अधिकतम 10 अनुसूचित जनजाति के, वहां स्पेलिंग मिस्टेक था, जाति और जनजाति में अंतर होता है, तो अनुसूचित जनजाति के 10 अनुसूचित जनजातियों के छात्राओं को का चयन किया जाएगा। उसके बाद उनको ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न
जो उत्तरी आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड में वहाँ के कुछ चयनित विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर उनको विभिन्न मतलब अलग अलग तरह की शिक्षा जो है वो ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत चयनित विश्वविद्यालयों में कोर्स, अलग अलग तरह के बहुत सारे कोर्स हैं, तो इस कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये योजना का लाभ 10 छात्रों को मिलेगा जो कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या अनुसूचित जाति को मिलेगा या जनजाति को मिलेगा या पिछड़ी जाति को मिलेगा, इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो अनुसूचित जनजाति के ही 10 छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए कितने करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है? तो झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है 2020-21 में। 100 करोड़ राशि जो है इसके लिए व्यय की जाएगी। अब थोड़ा सा हम लोग इसके डिटेल को भी जानते हैं। देखिए, झारखंड राज्य फसल राहत योजना, जिसको JRFRY, झारखंड राज्य फसल राहत योजना शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो इसको JRFRY कहते हैं। इसके तहत अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है जिस कारण से फसल की क्षति हो जाती है, तो उसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और ये जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है 2020-21, इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी कैसे हुई, तो देखिए, झारखंड सरकार ने अपनी उपलब्धियों में इन सारी योजनाओं के बारे में बताया है। तो ये सारे से भी प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। पिछले क्लास में मैंने कुछ को कराया था, कुछ को नहीं भी कराया था। तो अब क्या है, झार सेवा अभियान की शुरुआत, जो अगला प्रश्न है, झार सेवा अभियान की शुभारंभ 29 दिसंबर 2020 को किया गया। ये किससे संबंधित है? ये जो झार सेवा अभियान है वो जिसकी शुभारंभ की गई, वो किस चीज से संबंधित है? तो ये सेवा देने गारंटी अधिनियम से संबंधित है। सेवा देने गारंटी अधिनियम से संबंधित है। थोड़ा सा हम लोग इसके डिटेल को जान लें। देखिए, झारखंड सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत अनुसूचित प्रदत्त 331 सेवाओं को, कितनी सेवाओं को? तो 331 सेवाओं को ससमय उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 29 दिसंबर 2020 से झार सेवा अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके तहत 31 जनवरी 2021 तक झारखंड सेवा देने की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित जो सेवाएं हैं उनका निष्पादन के लिए जो लंबित मामले हैं उनको निष्पादित करते हुए जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित की गई है। मतलब बिल्कुल कोई भी काम पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, इसके लिए जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित की गई है। अगला जो प्रश्न है वो है कि सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना, वृद्धों के कल्याण के लिए जो योजना लाई गई है, सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना, इसके तहत कितनी राशि प्रति माह लाभुकों को प्रदान की जाएगी? तो ये जो योजना है सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना, इसके तहत 1000 रुपए जो है वो प्रति माह लाभुकों को दी जाएगी। कितनी रुपए? तो 1000 रुपए प्रति माह लाभुकोों को दी जाएगी। अब इस योजना के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाने। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत 3,65,000 वृद्धों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। परंतु राज्य के जो अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, अतः सरकार ने इस योजना को सार्वभौमिक रूप देते हुए सभी योग्य लाभुक, जितने भी योग्य लाभुक हैं जिनको अब तक ये इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उन सभी को प्रति माह 1000 रुपए जो है वो उनके बैंक के खाते में भेज दिए जाएंगे। इसका फैसला लिया गया है। तो कितने रुपए भेजे जाएंगे इस योजना के तहत? तो वृद्धा पेंशन योजना के तहत तो 1000 रुपए जो है अब लाभुकों के खाते में भेज दिए जाएंगे। इसका निर्णय सरकार ने ली है। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत कौन सी योजना शामिल है? तो एक योजना है झारखंड में चलाई जा रही, वो है मुख्यमंत्री पशुधन योजना। इसके तहत जो योजनाओं को शामिल किया गया है वो है पशुपालन प्रक्षेत्र की योजना, दूसरा है गव्य प्रक्षेत्र की योजना। तो इसमें क्या है कि जो गाय पालन है,
दूध उत्पादन है या मांस उत्पादन है या अंडा का उत्पादन है, तो इसमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मतलब इसको इसके विकास के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसमें इसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीणों को ये योजना जो है ये लाई गई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाने। देखिए, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत राज्य में दूध, मांस एवं अंडा उत्पादन में वृद्धि को के लिए राज्य को आत्मनिर्भर और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के माध्यम से रोजगार सृजन और इसके अतिरिक्त आमदनी का भी सृजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत 2 योजनाएं लाई गई हैं। कौन कौन सा है? तो एक है पशुपालन प्रक्षेत्र योजना, दूसरा है पशुपालन प्रक्षेत्र योजना और दूसरा है गव्य प्रक्षेत्र योजना। तो सबसे पहले हम लोग पशुपालन प्रक्षेत्र योजना के बारे में जानेंगे। इसकी अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे कि किस श्रेणी के लोगों को किस तरीके से लाभ दिया जाएगा, ये चीजें। तो इस श्रेणी में जो पहला है वो है असहाय, विधवा औरत, दिव्यांग, निसंतान दंपति जिनका उम्र कम से कम 50 वर्ष हो, तो इनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए उनको 90% का अनुदान दिया जाएगा। तो जो असहाय है, विधवा है, विधवा औरत है या दिव्यांग है या निसंतान दंपति है, तो जो कि लेकिन उसका क्या निश्चित कर दिया गया, तो उम्र जो निश्चित कर दिया गया 50 वर्ष से कम होनी चाहिए, तो उनको ये लाभ मिलेगा। तो इसके लिए क्या किया गया है, तो अनुदान कितना दिया जाएगा, तो 90% इनको अनुदान दिया जाएगा। दूसरा जो श्रेणी है वो है अनुसूचित जनजाति के लाभुक। अगर कोई अनुसूचित जनजाति के लाभुक हैं तो उनको 100% दिया जाएगा अनुदान, और अन्य सभी लाभुकों को 50% का अनुदान इस योजना के तहत दिया जाएगा, जिससे कि दुग्ध उत्पादन में, अंडे के उत्पादन में, मांस के उत्पादन में वृद्धि लाया जा सके, समाज का कल्याण किया जा सके, ग्रामीणों का कल्याण किया जा सके और उनको आत्मनिर्भर भी बनाया जा सके। जो दूसरा जो अनुदान जो दिया जा रहा है योजना से लाभ, वो है गव्य प्रक्षेत्र की योजनाओं में। गव्य प्रक्षेत्र की योजनाओं में जो एपीएल और बीपीएल के महिलाएं हैं और जो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 50% के अनुदान पर 6 माह के अंतराल पर एक दुधारू पशु 6 माह के अंतराल पे दिया जाएगा। एक दुधारू पशु जो है वो दिए जाएंगे, यानी कि उनको 2 गाय मिलेगा। 6-6 महीने के अंतराल पे कैसे मिलेंगे, तो उनको 6-6 महीने के अंतराल पे उनको 2 गांव मिलेंगे, जिससे वो अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किस रंग का राशन कार्ड वंचितों को अलग से जारी किया जाएगा। तो झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो राशन कार्ड जारी किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, वो हरे रंग का राशन कार्ड होगा। किस रंग का राशन कार्ड होगा? हरे रंग का। देखिए, आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। क्लासेस में जो लेती हूँ ना, ये बहुत ही मतलब थोड़े लंबे क्लास हो जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इसको डिटेल में बताने का, ताकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए, आप किसी भी एग्जाम को हल्के में ना लेंगे। क्योंकि अब जो आने वाले समय में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड में ली जाएगी उसका कट ऑफ हाई रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो पिछले 3 साल से 4 साल से लगातार तैयारियों में लगे हैं, क्योंकि उनको झारखंड में ही नौकरी करनी है। तो ऐसे में कंपटीशन हाई होने वाला है और आपके लिए ये सारी चीजें जो हैं पढ़ने, जो डिटेल में पढ़नी बहुत जरूरी है। तो जो झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अगर किसी को लाभ मिलने वाला है, तो उसके लिए जो राशन कार्ड जारी किए जाएंगे वो हरे रंग का राशन कार्ड होगा। इसका व्याख्या थोड़ा सा हम लोग देख लें। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जो है उसके अंतर्गत यदि कोई वंचित है, उस योजना का लाभ जिसको अगर नहीं मिल पा रहा है, तो उससे संबंधित जो छूटे हुए लोग हैं जिनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 15 लाख लोगों को 1 रुपए प्रति किलो की दर से, देखिए कितने सस्ते दर लाभ मिलता है। 1 रुपए प्रति किलो की दर से 5 किलोग्राम चावल, 1 रुपया प्रति किलो की दर से 5, यानी कि 5 रुपए लगेंगे 5 किलो चावल के लिए। तो 5 किलोग्राम चावल प्रति माह मिलेगा। इसके लिए हरे रंग का अलग से राशन कार्ड परिवार की महिला मुखिया को, देखिए महिला सशक्तिकरण की यहाँ बात हो रही है, महिलाओं के उत्थान की बात की जा रही है, उनको सम्मान दिया जा रहा है,
उनको एक स्थान दिया जा रहा है। इस कारण से जो महिला मुखिया हैं उनके नाम पर ये हरे रंग का जो राशन कार्ड है वो दिया जाएगा इस योजना के तहत, ताकि कोई भी वंचित परिवार जो है, जो खाद्य सुरक्षा से वंचित है, उनको इसका लाभ मिले। तो महिला मुखिया के नाम पर ये राशन कार्ड दिया जाएगा हरे रंग का। इसमें आदिम जनजाति के परिवार, विधवा, परित्यक्ता, असाध्य रोग से ग्रसित और अकेले रहने वाले बुजुर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अगला जो प्रश्न है वो है कि झारखंड सरकार राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए किस हेल्पलाइन की शुरुआत कर रही है। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए झारखंड सरकार ने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। देखिए, उन्होंने एक हेल्पलाइन की भी शुरुआत की, हेल्पलाइन नंबर की भी शुरुआत की है। और अभी अपने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में भी देखा कि महिलाओं के जो को न्याय जल्दी मिल जाए, या जो नाबालिग बालिकाएं हैं जो न्याय से वंचित रह जाती हैं उनको जल्दी न्याय मिल जाए, तो उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उसका गठन किया गया है। महिलाओं के लिए आपने देखा हरे रंग का राशन कार्ड भी घर की जो बुजुर्ग महिला है उनके नाम से राशन कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा। महिला मुखिया को, मुखिया जो है, महिला बुजुर्ग नहीं, महिला मुखिया जो है उनको जारी किया जाएगा। फिर झारखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक हेल्पलाइन की शुरुआत की है, वो है नंबर 181। हेल्पलाइन नंबर से भी प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। देखिए 181 है ये हेल्पलाइन, 181 ये हेल्पलाइन नंबर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाने तो जो राज्य सरकार है, झारखंड राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 181 हेल्पलाइन की शुरुआत कर रही है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से राज्य में किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित, कोई भी हिंसा हो उससे पीड़ित अगर अथवा अन्य किसी भी परिस्थिति में फंसी हुई महिलाओं को मतलब बिना विलंब किए बहुत ही जल्दी में उनको सहायता प्रदान की जाएगी इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से। अगर कोई भी महिलाओं को परेशानी हो रही है, चाहे वो किसी हिंसा से पीड़ित है या किसी तरह की परेशानी में वो फंस गई हैं, समस्या से वो ग्रसित हैं, उनको तुरंत सहायता दी जाएगी इस हेल्पलाइन नंबर 181 के माध्यम से। यह एक एकत्रित हेल्पलाइन होगा जो कि 24/7 चालू रहेगा। ये मतलब हमेशा चालू रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसका एक आवर बना हुआ है कि इतने देर में ही आपको ये मतलब आप नंबर कॉल कर सकते हैं। बाकी आप रात में भी, आधी रात में भी, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी महिलाओं को होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए, अगर आप किसी हिंसा से पीड़ित हैं, आपको कुछ ऐसी जानकारी चाहिए कि आप कैसे उस हिंसा से निकल सकते हैं, तो वो सबकी जानकारी इस हेल्पलाइन नंबर से दी जाएगी 181। आप जो भी मेरी महिलाएं जो क्लास को देख रही हैं, तो आप अगर इससे पीड़ित हैं या नहीं भी हैं तो भी आप इस नंबर को नोट कीजिए और अपने आसपास के लोग जो भी पीड़ित हैं इस चीज़ से, तो उनको ये नंबर दे दीजिए ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो इस नंबर का लाभ ले सकें। अगला जो प्रश्न है वो है 29 दिसंबर 2020 को राज्य के कितने उत्कृष्ट विद्यालय का डिजिटल शिलान्यास किया गया। झारखंड सरकार जो है वो महिलाओं के लिए काम तो कर रही है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी इनके कार्य जो हैं जो कि उन्होंने अपनी उपलब्धियों में बताया है झारखंड सरकार ने, तो उनके कार्य जो हैं बहुत ही सराहनीय। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया कि 27 उत्कृष्ट विद्यालयों का इन्होंने डिजिटल शिलान्यास किया। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा लोग जाने डिटेल। 29 दिसंबर 2020 को राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत 27 उत्कृष्ट विद्यालयों का शिलान्यास किया है। एक्सीलेंस स्कूल जिसको कहते हैं, इसके लिए 120 करोड़ रुपए का व्यय जो है वो प्रस्तावित है। और इसके साथ ही राज्य के और भी जो चयनित 80 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध किया जाएगा। तो अब झारखंड के 80 स्कूल ऐसे होंगे, ऐसे जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय होंगे जिसको सीबीएसई के साथ उनको संबद्ध कर दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है 32वीं ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की टीम को ओवरऑल कौन सा खिताब मिला है। तो एक बार और मैं प्रश्न को रीड करती हूँ, थोड़ा सा अभी तक हम लोग योजनाओं में चल रहे थे, अब हम लोग थोड़ा सा इससे हटके स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 32वीं ईस्ट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की टीम को ओवरऑल कौन सा खिताब मिला है। तो झारखंड की जो टीम है वो उप विजेता रही है। क्या रही है, तो ये उप विजेता रही है।
तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाने। ये जो भारतीय एथलेटिक्स है संघ है और फिर असम एथलेटिक्स संघ है, इसकी ओर से गुवाहाटी में आयोजित 32वीं ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की टीम को ओवरऑल उप विजेता का खिताब मिला है। किसका खिताब मिला है? तो ओवरऑल उप विजेता का खिताब झारखंड को मिला है। अब अगला जो प्रश्न है वो है, झारखंड राज्य में कालाजार के रोगियों को मुख्यमंत्री कालाजार राहत कोष से कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो झारखंड राज्य में कालाजार के जो रोगी हैं उनको मुख्यमंत्री कालाजार राहत कोष से जो राशि प्रदान की जाएगी वो होगी 6600 रुपए, 6600 रुपए जो राशि है वो दी जाएगी। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से किसे बेस्ट पैथोलॉजी वर्कर का नेशनल अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड गया है प्रोफेसर M.K. गुप्ता को, बेस्ट पैथोलॉजी वर्कर का अवार्ड मिला है। थोड़ा सा हम लोग इसके में डिटेल में जाने, कौन है ये प्रोफेसर M.K. गुप्ता और क्यों इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, तो थोड़ा सा इसकी व्याख्या को भी देखें। बिरसा कृषि विद्यालय के अंतर्गत वेटनरी कॉलेज पैथोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर, इसके अध्यक्ष है ये वेटनरी कॉलेज पैथोलॉजी विभाग के ये अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर M.K. गुप्ता। इनको बेस्ट पैथोलॉजी वर्कर का नेशनल अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल वेटनरी पैथोलॉजी कांग्रेस और IVP के संयुक्त तत्वाधान में नागपुर में आयोजित एक वर्चुअल इंटरनेशनल वेटनरी पैथोलॉजी कांग्रेस सिंपोजियम में ये अवार्ड दिया गया है। तो ये उनको ऑनलाइन मिला है, वहां जाना नहीं पड़ा और वर्चुअल ये अवार्ड उनको दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, 31 दिसंबर 2020 को राउरकेला के IGH अस्पताल में माइकल किंडो का निधन हो गया। देखिए माइकल किंडो का निधन हो गया कहां पर? तो राउरकेला के IGH अस्पताल में। तो ये कौन है ये माइकल किंडो? क्योंकि निधन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपने देखा है कि झारखंड करंट अफेयर्स वाले मैगजीन में मैंने निधन का एक अलग से ही कॉलम बनाया है, जिन जिन व्यक्तित्व का निधन हुआ है, जो जाने माने चेहरे हैं उनका, तो इसमें एक नाम आता है माइकल किंडो। इनका भी निधन हो गया है। तो कौन है ये माइकल किंडो? किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंध रखते थे। कौन से खेल से? तो इनका संबंध है हॉकी से। थोड़ा सा हम लोग इसके डिटेल को भी जाने। माइकल किंडो सिमडेगा के वेदमा गांव के रहने वाले थे। सिमडेगा के हैं, हॉकी इनको सिमडेगा जो है वो खेल नगरी भी है, वहां से बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने झारखंड का नाम देश विदेश में रोशन किया। तो माइकल किंडो भी सिमडेगा के वेदमा गांव के रहने वाले थे। वे 1972 में हॉकी ओलंपिक का कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य भी थे और उन्होंने 1975 में जो हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक जो भारत ने जीता, उस टीम में ये भी शामिल थे। उन्होंने ओलंपिक में हॉकी में विश्व कप जीता गया, माफ कीजिएगा, हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, माइकल किंडो ने। और ये वे अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित है, इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था और ये आयरन गेट के नाम से भी इनको जाना जाता है। माइकल किंडो को किस नाम से जाना जाता है? तो आयरन गेट के नाम से इनको जाना जाता है, आयरन गेट। अगला प्रश्न है, ये देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आयरन किस खेल से संबंधित है? ये भी आयरन गेट के नाम से निर्मल से किसको जाना जाता है? तो माइकल किंडो को जाना जाता है। कहाँ के निवासी हैं? ये सिमडेगा के निवासी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसीलिए व्याख्या बहुत जरूरी हो जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे दौर के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में टीनेज प्रेगनेंसी, जिसको किशोरावस्था में गर्भधारण कहते हैं, टीनेज प्रेगनेंसी, इसकी दर कितनी रही है? तो इसकी दर है 12%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का एक रिपोर्ट है, इसके अनुसार चौथे दौर के आंकड़ों के, उनका चौथा दौर का आंकड़ा चल रहा था, उस अनुसार में झारखंड में 12% टीन एज प्रेगनेंसी की दर है। 12% ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो टीन एज प्रेगनेंसी है। अगला जो प्रश्न है वो है PM कुसुम योजना के तहत, यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, इसको कुसुम PM प्रधानमंत्री कुसुम योजना है कहते हैं।
तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कृषकों को सोलर पावर प्लांट लगाने पर कितने प्रतिशत राशि कृषकों को दी जाएगी? तो 10% राशि जो है वो कृषकों को देना होगा। माफ कीजिएगा, जो 90% राशि है वो झारखंड सरकार और केंद्र सरकार वहन करेंगे, और 10% की राशि है वो कृषकों को देनी होगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा नोट जान ले। ये जो कुसुम योजना है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, तो इस योजना के तहत सोलर पावर प्लांट लगाने पर केवल 10% ही किसानों को दिया जाएगा। कि माफ कीजिएगा, किसानों को देना होगा, ठीक है ना, 10% ही किसानों को देना होगा। और जो शेष राशि है, जिसमें कि जो 90% शेष राशि बची, तो उसमें 45% जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी, और जो 45% बचा हुआ है वो राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार जो है वो वहन करेगी। तो इस योजना के तहत किसान जो है वो अपनी बंजर भूमि को, जो कि कम उपजाऊ वाली जो भूमि है, तो उसका भी इस्तेमाल वो सोलर एनर्जी को करने में, सौर ऊर्जा को बनाने में वो कर सकते हैं अपने खेत का प्रयोग, और इसके द्वारा वो 2 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन वो कर सकते हैं और उसको बेच भी कर सकते हैं अब उस बिजली को। तो इसके लिए केवल जो राशि जितनी होगी उसका सिर्फ 10% किसानों को देना होगा, बाकी के 90% केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करेगी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में लाइट हाउस प्रोजेक्ट, जिसको LHP की आधारशिला, जिसको LHP कहते हैं, लाइट हाउस प्रोजेक्ट LHP, इसकी आधारशिला किसने रखी? तो इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। थोड़ा सा हम लोग इसके डिटेल को भी जान लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, जिसको GSTC कहते हैं, इसके तहत झारखंड समेत 6 राज्यों के, झारखंड के साथ साथ झारखंड समेत 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। तो ये जो 6, इसमें जो जहां जहां पे नरेंद्र मोदी लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है, उसमें झारखंड राज्य भी शामिल है। अगला जो प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, जयपाल सिंह मुंडा की 117वीं जयंती किस तिथि को मनाई गई? तो जयपाल सिंह मुंडा की 117वीं जयंती जो है वो मनाई गई 3 जनवरी 2021 को। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 3 जनवरी जो 2021 को जयपाल सिंह मुंडा की कौन-सी जयंती मनाई गई? तो 117वीं जयंती मनाई गई। इनका जो जन्म हुआ था ये 1903 ईस्वी में 3 जनवरी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो खूंटी जिला के टकरा गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनकी कप्तानी में 1928 ईस्वी में, हॉकी के ये प्लेयर थे, तो हॉकी में ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिला था। और इन्होंने 1939 में आदिवासी महासभा की अध्यक्षता की थी। दुविधा है थोड़ी सी, आप सभी जो हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जो मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा है, इन्होंने किस वर्ष आदिवासी महासभा की अध्यक्षता ग्रहण की थी? ये आज का आप लोगों के लिए प्रश्न है। तो आप जो इसके आंसर हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या टेलीग्राम का जो ग्रुप है मेरा, आप उसको ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है SWS अब की बार JPSC पार। SWS का मतलब हो गया, मैंने रखा है जैसे सभी रखते हैं, स्टडी विथ स्मृति। SWS आप सर्च करेंगे तो वहां पर स्टडी विद स्मृति का लोगो भी आएगा, तो आप उससे वो जान जाएंगे कि हाँ ये ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। 9 से 11 मैं आज ओपन करूंगी, आप सभी इसके आंसर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप इसके आंसर कर सकते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा का अध्यक्षता मतलब कब उन्होंने ग्रहण किया था? क्या 1938 को या 1939 को? अगर 38 को था तो क्यों था, 39 को था तो क्यों था? तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।